भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस चुनावी सभा में मेरे साथ उपस्थित लोकसभा में मेरे साथी, हमारे वरिष्ठ सांसद और हमारे वरिष्ठ सहयोगी सम्माननीय राजेश वर्मा जी, हमारे यहाँ बिस्वा के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई निर्मल वर्मा जी, हमारे ज़िला के जुझारू अध्यक्ष श्री अचिन मेहरोत्रा जी, विधानसभा के प्रभारी श्री पी.के. वर्मा जी, हमारे रमेश वर्मा दीपू जी, जिला महामंत्री सुधाकर शुक्ला जी, जिला के उपाध्यक्ष श्री रामलाल यादव जी, पूर्व विधायक, महेंद्र यादव जी विधायक, श्रीमती भरत त्रिपाठी जी पूर्व एमएलसी, श्री अजीत मेहरोत्रा जी पूर्व विधायक, श्रीमती सीमा जैन नगर पालिका की अध्यक्षा, श्री के.पी. मिश्रा जी समाज सेवी, श्री विश्राम सागर राठौर जी जिला के महामंत्री और हमारे संचालक, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बिस्वा क्षेत्र के हमारे सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आज इस सभा में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सब लोग बहुत देर से इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। यह संख्या और जिस तरीके से आपने रंग बिरंगे पोशाक में और भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगाकर आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, वह मुझे इस बात का विश्वास दिला रहा है कि बिस्वा की जनता ने निर्मल वर्मा जी को चुनने का निर्णय ले लिया है। यह इसमें से स्पष्ट दिखता है। मित्रों, ऐसी पवित्र भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला जहां भगवान राम ने, माता सीता ने चरण डाले, जहां शिवाला के स्वयं शंकर भगवान विराजमान हो। ऐसी पुण्य भूमि को और पावन भूमि को मैं नमन करता हूं और प्रेरणा लेते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। मित्रों, यह वीर भूमि भी है, क्रांतिकारी भूमि भी है, साहित्यकारों की भी भूमि है और यहाँ द्विज बलदेव जी को याद करना, मैं बिस्वा आऊं और याद न करूं तो शायद मेरा आना असफल होगा। ऐसे महान साहित्यकार को भी मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हम सब लोग चुनाव की बेला में हैं और चुनाव के दौरान हर एक कोई अपने अपने तरीके से मतदान को प्रभावित करने की भी कोशिश करता है और मतों को अपने तरफ आकर्षित करने की भी कोशिश करता है। ऐसे में कई बार मैं महसूस करता हूं कि बेचारे मतदाता को बड़े कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हम तो पार्टी वाले हैं, हम तो अपनी वोट मांगेंगे, लेकिन मतदान ने मतदाता को किसको माने किसको ना माने, किसको वोट दे किसको ना दे, क्योंकि हर के पास नारे भी हैं और हर के पास लुभाने के लिए अपने तरीके से विषय को रखने का तरीका भी है। ऐसे समय में मैं चुनाव में सब लोगों को यह कहता हूं और मैं अपने लोगों को भी कहता हूं कि कभी भी क्या मैं करूंगा इसके आधार पर किसी को मत तौलो। कभी भी क्या कोई करने वाला है इस आधार पर किसी को मत तय करो। हमेशा इस बात पर तय करो
कि पीछे उस पार्टी ने और उस व्यक्ति ने क्या किया है वही तय करेगा कि आगे वो क्या करने वाला है। इसको आधार बनाना चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन की वकालत हमेशा करता हूं कि आप रिश्ता ढूंढने जाते हो तो खानदान पूछते हो, चाल चलन पूछते हो, सारी बातों को ध्यान में लेते हो, तब जाकर के तय करते हो कि आगे किसको हमने अपना रिश्ता में जोड़ना है। यहां आपने 5 साल के लिए एक राजनीतिक दल को जोड़ना है और एक नेता को साथ लाना है। इसका आधार हमेशा क्या पीछे किसी ने किया है वही आधार बनेगा कि आगे क्या करने वाला है, इसको हमको तय करना चाहिए। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अकेली भारतीय जनता पार्टी है, बाकी किसी पार्टी में ये दम नहीं है। अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो छाती ठोक कर जनता के सामने जाके कह सकती है कि जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। ये हम जनता के सामने कह सकते हैं। राष्ट्रवाद के साथ जुड़ी हुई पार्टी, विकासवाद के साथ जुड़ी हुई पार्टी, विचारों के साथ जुड़ी हुई पार्टी। और मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि अब राष्ट्रीय पार्टी भी अकेली भारतीय जनता पार्टी रह गई है। बाकी सारी पार्टियां वंशवाद, परिवारवाद, इलाकावाद, क्षेत्रवाद की पार्टियां हो गई हैं। और आपको लगेगा कि क्या कह रहा है जगत प्रकाश। मैं आपको भारत का नक्शा दिखा देता हूं। चलो जम्मू कश्मीर से शुरू करें। बताइए नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बताइए पीडीपी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बताइए हरियाणा में लोकदल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बताइए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बताइए बिहार में आरजेडी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बताइए वेस्ट बंगाल में ममता की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बताइए उड़ीसा में बीजू की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बताइए आंध्र प्रदेश में टीडीपी और वाईएसआर दोनों ही परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बताइए तेलंगाना में केसीआर की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बताइए डीएमके तमिलनाडु में परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बताइए महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? और इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस, न ये राष्ट्रीय रह गई है, कुछ स्टेटों में सीमित हो गई है। और ये भारतीय तो रही नहीं गई है अब ये। और ये भी भाई और बहन की पार्टी हो गई है। यह भी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है। और मुझे यह गौरव है कि मैं कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अब लोग वोट किस आधार पर मांगते हैं? लोग वोट मांगते हैं ये किस जाति का है, ये अगड़ा है कि पिछड़ा है, ये गांव किसका है, यहां किससे वोट मांगे। ये जाति के आधार पर चलने वाली पार्टियां, ये क्षेत्रवाद के आधार पर चलने वाली पार्टियां, बाकी सभी पार्टियां इस आधार पर चल रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आप बताइए, हम लोगों ने कभी जनधन खाता खोलने में पूछा कि तेरी जाति क्या है? हम लोगों ने कभी आयुष्मान भारत के साथ 5 लाख रुपए से जोड़ने में पूछा कि तेरी जाति क्या है? हमने कभी पूछा कि सौभाग्य योजना में तुमको बिजली का कनेक्शन देना है, तेरे धर्म क्या है, तेरी जाति क्या है? हमने कभी पूछा
कि बताओ तुमको उजाला योजना में जोड़ना है और उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन देना है, तुम्हारी जाति क्या है? सबको जोड़ने का काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, हमारी पार्टी गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित और हमारी महिला शक्ति, युवा शक्ति, इनको ध्यान में रख करके अपने काम को आगे बढ़ाती है। जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है उसको मुख्य धारा में लाने का काम करती है। ये फिर आप जनधन योजना को ले लो, जिसमें करोड़ों के हिसाब से 40 करोड़ लोगों को जनधन खाता खोला गया, सिर्फ इसलिए कि मोदी जी का किसान सम्मान निधि से लेकर के, आयुष्मान भारत से लेकर के बाकी सारी स्कीमों का पैसा सीधे बिना किसी दलाल के जनधन खाते में पहुंचे, इस बात के लिए पहुंचाने की योजना बनी है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना की, अब प्रधानमंत्री आवास योजना की भी अगर मैं बात करता हूं तो लगभग पिछले 1 साल में 1,76,00,000 पक्के मकान बने हैं। 1,76,00,000 और उत्तर प्रदेश में 42 लाख घर बने हैं। और आपके बिस्वा क्षेत्र में बिस्वा इस जिले में, सीतापुर जिले में 2 लाख घर बने हैं पक्के मकान के। ये मैं आपको बताने आया हूं, 2 लाख। और कैसे मकान बने हैं? अलग शौचालय, अलग रसोई घर, अलग रहने का घर, साथ में अहाता, साथ में उसके टेरेस, और सबसे बड़ी बात कि इस घर का मालिक नहीं है, घर की मालकिन मालिक है, यानी महिला सशक्तिकरण किया गया है। यह गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित और महिला सशक्तिकरण का उदाहरण। हमारे पहले वक्ताओं ने सबने बताया होगा आपको उज्ज्वला योजना के बारे में, बताया होगा गैस कनेक्शन के बारे में। मैं तो गांव से आता हूं, हमारी बहनें गांव में लकड़ी का चूल्हा जलाती थी और लकड़ी काटने के लिए गांव में जाती थी और दूर से लाती थी और तब जाकर के चूल्हा जलता था। आजकल बहनें लाइटर से जलाती हैं, टक से जलाती हैं और 5 मिनट में पतिदेव को चाय पिला के बोलती हैं, अब घर में क्यों बैठे हो, जाओ जाकर के कमाओ और घर के लिए लाओ। इस तरीके का माताओं बहनों को ताकत दी है। तो ये महिला सशक्तिकरण को उज्ज्वला योजना में, और कितनी संख्या है? 10 करोड़ गैस का कनेक्शन, 10 करोड़ गैस का कनेक्शन, और उसमें भी लोगों को जोड़ने का प्रयास हुआ है। मित्रों, जहां तक सौभाग्य योजना की बात है, मुझे खुशी है कि बिस्वा आज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। क्यों निर्मल जी? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। बहुत तीव्र गति से काम हुआ है और ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर के काम हुआ है। इसीलिए मैंने कहा राष्ट्रवाद और विकासवाद। बताइए, पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है? बदली है कि नहीं बदली है? पीछे बताइए, बदली है कि नहीं बदली है? कभी आपने सोचा था, जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोला था 1960 में, कभी सोचा था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उत्तर प्रदेश में भी होगा? आज एक नहीं, 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उत्तर प्रदेश में है। अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, इलाज यहीं होगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से कभी सोचा था कि लखनऊ में अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी? आज अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है। हमने कभी सोचा था कि आज वहां पर, कभी हमने सोचा था कि आयुष का विश्वविद्यालय बनेगा? हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज ये पूरा हो रहा है। उसी तरीके से अगर विकास की बात कहें, अब उत्तर प्रदेश ये पहला प्रदेश होगा देश में जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको मालूम है अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, लखनऊ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, अब जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा और दुनिया का 5वें नंबर का एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बन रहा है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है, हर एक दृष्टि से लोगों को जोड़ने के लिए, और उसके लिए काम हो रहा है।
अगर मैं सड़कों का जाल की बात करूं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, गोरखपुर एक्सप्रेसवे हो, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हो, ये सारे उत्तर प्रदेश को 4 लेन 6 लेन सड़क से जोड़ रहा है। मित्रों, ये जो जोड़ने का काम है ना, ये याद रखना, ये सड़क नहीं है, मैं इसको विकास की गंगा कहता हूं, विकास की गंगा है, ये आपने याद रखना, ये इसको हमेशा आप समझ करके चलना। उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर बन रही है। बताइए, इस तस्वीर को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? गंगा एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चलना है कि नहीं चलना है? अगर ये सब कुछ करना है तो निर्मल वर्मा जी को हमको फिर से भेजना है, इसकी भी हमको चिंता करनी पड़ेगी, ये हमको करना पड़ेगा। मित्रों, अभी पिछले सप्ताह भारत का बजट आया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, एक साल के अंदर 60 लाख नौकरी का प्रावधान किया गया, 60 लाख, और 60 लाख प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के माध्यम से जोड़ा गया है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि किस तरीके से आर्थिक जगत में परिवर्तन आ रहा है। एक साल में 25,000 किलोमीटर की सड़क बनेगी और 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं सिर्फ 2022-23 में। एक नया भारत, एक उभरता हुआ भारत, एक नया उत्तर प्रदेश, एक उभरता हुआ उत्तर प्रदेश बन रहा है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। हर घर जल, हर घर नल, इसकी योजना के लिए भी एक साल में लगभग 3 करोड़ 80 लाख घरों में पानी का टैप वाटर पहुंचाया जाएगा और इसके लिए 60,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। उसी तरीके से इस वर्ष लगभग 80 लाख घर भी बनेंगे और उस पर 48,000 करोड़ रुपए खर्च होने का प्रावधान किया गया है। इस तरीके से विकास को जोड़ा गया है। मित्रों, मैं आपके सामने विकास की बड़ी लंबी कहानी कह सकता हूं, लेकिन आपका मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ सिर्फ आपको आपके इलाके के विकास के बारे में बताना चाहूँगा। बताइए, आपके यहाँ 132 केवी का पावर स्टेशन बन करके तैयार हो गया कि नहीं हो गया? 132 केवी का, क्यों निर्मल जी? 132 केवी का। उसी तरीके से आपके यहाँ ये जो जल जीवन मिशन है, इसके लिए 150 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित हो गए कि नहीं हो गए, और उसका काम चल पड़ा है, ये मैं बिस्वा के लोगों को बताना चाहता हूं। उसी तरीके से यहाँ पर सीतापुर, बिस्वा और बहराइच, इसके जो सड़क है, इसका भी खैराबाद तक का काम इसका भी शुरू हो गया है, यह भी आप सबके ध्यान में होगा ही। और जो बिस्वा की सड़क है उसको चौड़ा किया जा रहा है, बिस्वा से सिंधौली तक। उसी तरीके से सिधौली से लेकर के नैमिषण रनिया तक, यहाँ तक का भी चौड़ा किया जा रहा है, उसको भी बढ़ाया जा रहा है। और ये किवानी नदी पर ब्रिज बन रहा है और वह भी सकरन ब्लॉक में बन रहा है। इस तरीके से विकास के नए नए आयाम इस क्षेत्र में भी स्थापित हो रहे हैं। मुझे खुशी है, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ, हमने बहुत कोशिश की। आज मुझे खुशी होती है कि 176 सब सेंटर सीतापुर जिले में खुल रहे हैं, नए सब सेंटर, हेल्थ सब सेंटर। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि 176 खुल रहे हैं। उसी तरीके से गर्ल्स डिग्री कॉलेज नैमिष में, उसका भी काम पूरा हो रहा है। एक विकास के दृष्टि से यहां भी बिस्वा में आपके यहां बहुत तरीके के काम चल रहे हैं, ये आपके सामने में रखना चाहता हूं। जो हमारा संकल्प पत्र आया है वो आपने देखा होगा। वह संकल्प पत्र लोक कल्याण का संकल्प पत्र है और उस संकल्प पत्र के माध्यम से आगे आने वाले समय में चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे आर्थिक जगत में विकास की बात हो, चाहे मूलभूत सुविधाओं में व्यक्ति को आगे बढ़ने की व्यवस्था हो, और चाहे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो, हर चीज के लिए लोक कल्याण नीतियों को आगे बढ़ाते हुए इस संकल्प पत्र में एक उत्तर प्रदेश को सबसे प्रथम दर्जे का राज्य बनाने का संकल्प है। इसको हमको याद रखना है और यह योगी जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। मित्रों, संकल्प की कामनाओं के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमने यह भी तय किया है कि हम उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त रखेंगे, उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त रखेंगे, उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त रखेंगे, उत्तर प्रदेश को
आतंकवादियों को संरक्षण देने वालों से भी मुक्त रखेंगे। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर देवबंद में बनेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर मेरठ में बनेगा, रामपुर में बनेगा, आजमगढ़ में बनेगा, कानपुर में बनेगा, बहराइच में बनेगा। ये कमांडो एंटी टेररिस्ट सेंटर्स, ये सेंटर होंगे जो उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक को भय मुक्त रखेंगे और आजादी से जीने के साथ साथ अपने विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा संकल्प है जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मित्रों, आज योगी जी ने 5 साल के अंदर, हम 8वें और 9वें नंबर पर खड़े थे, 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के आर्थिक जगत में दूसरे नंबर पर ला करके खड़ा कर दिया है। अब आपने एक मौका और देना है। उत्तर प्रदेश आर्थिक जगत में देश का नंबर 1 स्थान पर आकर के खड़ा होगा। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए मित्रों, इस सारी चीजों को विकास की दृष्टि से हमको जोड़ना है। आज मेट्रो की अगर मैं बात करूं, गाजियाबाद में मेट्रो आ गया, ग्रेटर नोएडा में आ गया, नोएडा में आ गया, लखनऊ में आ गया, कानपुर में आ गया, अब काशी में आएगा, मेरठ में आएगा, गोरखपुर में आएगा, बरेली में आएगा, झांसी में आएगा, प्रयागराज में आएगा। इन सभी जगहों पर मेट्रो चलने का काम शुरू होगा। यानी उत्तर प्रदेश में अब ऐसे 10 बड़े महानगरों में मेट्रो चल पड़ेगी। यह भी एक विकास की कहानी हमको याद रखनी चाहिए। ये सब हमारा संकल्प है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। गरीबों की चिंता करने के लिए अन्नपूर्णा सेंटर चलेगा, जहां बहुत ही सस्ते में लोगों को भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इस तरीके से भी व्यवस्था करने का काम किया गया है। मित्रों, मैं राजनीतिक दृष्टि से बहुत सी बातें आपसे कर सकता हूं, लेकिन आज सिर्फ मैं आपको एक ही बात कहने आया हूं कि आपने पिछले 5 साल में आपने देखा होगा, पिछले अखिलेश जी के ज़माने में उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर 200 दंगे हुए। कितने हुए? 200 दंगे। और पिछले 5 साल में यूपी में योगी जी की सरकार में मोदी जी के आशीर्वाद से एक भी दंगा नहीं हुआ। ये आपको याद रखना चाहिए। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश रहा है। और जब मैं दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश आपको कहता हूं तो मैं आपको मुजफ्फरनगर की याद दिलाना चाहता हूं। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो दंगे हुए हैं मुजफ्फरनगर में, इसके लिए अखिलेश सरकार दोषी है। उन्होंने क्या कहा था कि अखिलेश सरकार भेदभावपूर्ण से रवैये से काम कर रही है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? उन्होंने कहा था प्रशासन फेल कर गया है और प्रशासनिक अधिकारियों को कोई भी तरीके का डायरेक्शन राजनीतिक नेताओं ने नहीं दिया है। और इस दंगे में लगभग 93 लोगों की जानें गईं, 93 लोगों की माताओं की कोख सूनी हुई। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ यह भी हुआ कि लगभग इन दंगों में जो लोग थे, जो इसमें दोषी थे, उनको भी बचाने का काम उस समय जो आज जेल में है आजम खान साहब, उनके कहने पर छुड़ाने का काम भी हुआ था। और मौलाना नाजिर जो उस समय मुख्य अभियुक्त थे मुजफ्फरनगर दंगे के, उनको अखिलेश ने स्पेशल प्लेन से बुलाकर अपने घर में गेस्ट बनाकर उनकी खातिरदारी की थी। यह भी आपको याद रखना चाहिए। इस तरीके का प्रशासन चला था। क्या ऐसा प्रशासन आप चाहते हो? क्या ऐसा प्रशासन चाहिए? मित्रों, इसलिए मैं कहता हूं कई बार, यह व्यक्तियों का चुनाव नहीं है, यह निर्मल वर्मा का चुनाव नहीं है। यह निर्मल वर्मा के माध्यम से दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश का चुनाव है। इसको हमको समझना होगा। यह निर्मल वर्मा के माध्यम से विकास युक्त उत्तर प्रदेश का चुनाव है। इसको हमको समझना पड़ेगा। यह निर्मल वर्मा के माध्यम से बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश देश का 1 नंबर का राज्य है। इसको हमको चुनना पड़ेगा। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। मित्रों, विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। मैं जब उत्तर प्रदेश के दंगों की बात कर रहा था और आपको बताया, तो आपको कैराना भी याद होगा। आज पहले फेज का चुनाव चल रहा है। लगभग 60 परिवार पलायन कर गए थे।
कोई पूछने वाला नहीं था, कोई माँ बाप नहीं था, कोई सरकार नाम की चीज नहीं थी। लेकिन आज वो वापस आकर के बसे हैं और परिवार फिर से वहां पर खुशहाल रह रहा है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपके सामने आज दो घटनाएं बताने आया हूं और मैं चाहूंगा कि मेरे मीडिया के साथी मेरी घटनाओं को और मेरे बताए हुए बातों को आंकड़ों सहित रखने का प्रयास करें। और मैं चाहूंगा कि अखिलेश मुझे मेरे आरोप पर जवाब दे, और अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो आप समझ लीजिए कि उनके मन में खोट है, उनके मन में बेईमानी है, और वो किस तरीके से उत्तर प्रदेश चला रहे थे इसका जीता जागता नमूना है। मैं घटना बताता हूं आपको। 7 मई 2007 गोरखपुर में गोलघर में सीरियल ऑफ बम ब्लास्ट हुआ था। 7 मई 2007 गोलघर बम ब्लास्ट गोरखपुर, उसमें लोग मारे गए थे। यूपी पुलिस ने कुछ नहीं किया और यूपी पुलिस कुछ कर भी नहीं पाई, ना उसके बारे में सोच पाई। लेकिन एनआईए, देश की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक व्यक्ति को पकड़ा जो हरकत उल जिहाद अल इस्लामी का सदस्य था। उसको पकड़ने के बाद ध्यान में आया कि एक और इंडियन मुजाहिदीन का व्यक्ति पकड़ा गया। एक का नाम था तारिक कासिम, जो आजमगढ़ का रहने वाला था, और एक का नाम था खालिद मुजाहिद, जो जौनपुर का रहने वाला था। ये 2 आदमी पकड़े गए और इन पर आरोप लगा कि गोरखपुर के बम ब्लास्ट को कर रचने वाले ये लोग, ये आतंकवादी थे। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने तो आजम खान के कहने पर उन्होंने इन दोनों के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया। क्या ले लिया? आतंकवादी केस का ये केस जो था, मुकदमा जो था, उसको वापस ले लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, अखिलेश जी बतौर मुख्यमंत्री तुम केस वापस नहीं ले सकते हो, भारत के कानून के तहत केस चलेगा, मुकदमा चलेगा और सजा होगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि तारिक कासिम को आजीवन कारावास उत्तर प्रदेश के कोर्ट ने उसको सुनाई और वो आज आजीवन कारावास में है। ये हम ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी से, मेरा आरोप है कि आपने आतंकवादियों को संरक्षण दिया, मुझे जवाब चाहिए। मैं दूसरी घटना बताता हूं आपको। 31 दिसंबर, डेट नोट कर लीजिए, 31 दिसंबर 2007 रामपुर में सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कैंप पर आतंकवादियों का AK-56 के साथ हमला हुआ। 7 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। 7 परिवारों की माताओं की कोख की सुनी हुई, बच्चे अनाथ हुए। कैंप में एक सीआरपीएफ के जवान को एक नहीं 7 को मार दे। यूपी पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी रही, कुछ नहीं हुआ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, एनआईए ने एक व्यक्ति को कहां पकड़ा? नेपाल और भारत के बॉर्डर पर पकड़ा। और जब उसको पकड़ा, उसका नाम था शहाबुद्दीन, वो था बिहार का रहने वाला। उसको जब पकड़ा तो 7 लोग पकड़ में आए और 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला कि इन्होंने सीआरपीएफ के 7 जवान को मारा था। आजम खान के कहने पर अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने, इन्होंने यह केस विड्रॉ किया, मुकदमा वापस लिया। मैं आरोप लगा रहा हूं, मीडिया वाले अखिलेश से पूछना, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर मुकदमा करना। मैं आरोप लगा रहा हूं, यह केस वापस लिया। इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने यह केस वापस लेने को इनकार कर दिया और कहा कि यह आतंकवादी केस है, भारत के कानून में इसका फैसला होगा। और आपको जानकर के खुशी भी होगी, 4 लोगों को सजाए मौत हुई
और 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ, यह देखिए आप। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश बाबू, बतौर मुख्यमंत्री तुमने शपथ ली थी, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। आपने ये शपथ तोड़ करके आपने आतंकवादी की रक्षा की, आपने आतंकवादियों का साथ दिया। मेरा आरोप है, क्या ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनना है? क्या आप ऐसे लोगों को बनने देंगे? क्या ये जिंदा उत्तर प्रदेश है? ये देश को, दुनिया को दिशा देने वाला उत्तर प्रदेश है। ऐसे लोगों को घर पर बैठाना जरूरी है और निर्मल वर्मा को काम देना जरूरी है ताकि वो विकास करके आगे बढ़ सके। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये आरोप लगा रहा हूं आपके सामने, और आप सब तो किसान हैं। किसान तो चावल के एक दाने से पहचान लेता है कि चावल की किस्म क्या है। तो मैं तो राजनीतिक हूं, मैं भी नेता की एक हरकत से पहचान लेता हूं कि नेता की नीयत क्या है, और यह अखिलेश की नीयत हमको सामने दिखती है। क्या ऐसे लोगों को बागडोर दोगे आप? और जाइए, मेरी बात कल अखबार में छपनी चाहिए मीडिया भाई, और बताना, और इसको नोट करके डेट वाइज बता करके पूछना कि क्या ऐसा मुख्यमंत्री जो प्रदेश का रहा है, क्या ऐसे लोगों को क्यों हाथ में बागडोर दी जाएगी? वो काला अध्याय था, उत्तर प्रदेश का काला अध्याय था। माफिया दंदनाते थे, खनन माफिया। आजकल ये लोग या तो जेल में हैं या बेल पर हैं, और आधे से ज्यादा तो उत्तर प्रदेश के बाहर हैं, बेरोजगार हो गए हैं। आजकल अखिलेश के साथ घूम रहे हैं रोजगार। और देखिए इनकी भाषा, बताइए आजकल ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? 10 तारीख का इंतजार करो, 10 तारीख का इंतजार करो। मतलब अभी रोटी पकी नहीं, खाने वाले पहले तैयार हो गए और धमकी देने वाले पहले तैयार हो गए। क्या ऐसे लोगों को बागडोर दोगे? आज एक नेता जिसको वोट डालना था, मतदान का प्रयोग करना था, उसने अपने मतदान का प्रयोग ही नहीं किया। ये परिवारवाद की ठसक है, ठसक, घमंड। और ऐसे लोगों को प्रजातंत्र की हनक जवाब देती है, ऐसे लोगों को जवाब देती है। ये आपको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, हमारे निर्मल वर्मा जी जिस प्रकार से नाम निर्मल वैसे निर्मल है, सबको साथ लेकर के चलेंगे, विकास करेंगे, तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे, और मोदी जी का आशीर्वाद रहेगा। योगी जी काम करेंगे। हमारे राजेश वर्मा जी जब भी मुझे सांसद में मिलते हैं हमेशा अपने इलाके की बात करते हैं, मुझे ये देना है, मुझे ये देना है, ये हमेशा आपकी बात के लिए लड़ते रहते हैं। तो उन सारी चीजों का विकास की, जिसको हम कहते हैं कि आवाज, वो यहां तक पहुंचेगी और विकास का काम यहां पर होगा, और हो रहा है, उसको और गति मिलेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, गांव-गांव जाइए, घर घर जाइए, लोगों को समझाइए, यह वोट आपका अपना है, आपके भविष्य का वोट है, आपको आगे बढ़ाने का वोट है, आपके आर्थिक जगत से लेकर के व्यक्तिगत विकास से लेकर के देश को सुरक्षित करने का वोट है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का वोट है। आप जरूर कमल के निशान पर बटन दबा करके मोदी जी के हाथ को मजबूत कीजिए, योगी जी को मजबूत कीजिए, निर्मल जी को काम दीजिए, विरोधियों को आराम दीजिए, उनको घर पे बैठाइए, इनको काम में लगाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। भारतीय जनता पार्टी, निर्मल वर्मा, अचिन मल्होत्रा। मैं उद्बोधन करने के लिए, समापन उद्बोधन करने के लिए जिलाध्यक्ष आदरणीय अचिन मल्होत्रा जी को आमंत्रित करता हूं। माननीय अचिन मल्होत्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विश्राम जी।